चलिए आइए बच्चे, तो हम लोगों ने एक सब्जेक्ट स्टार्ट करा हुआ था, बताओगे कौन सा? टैक्सेशन। ओके, और टैक्सेशन में अगर मैं आपसे बात करूं, आज हमारी टेक्निकली कौन सी क्लास है? टेक्निकली का मतलब मैं धीरे धीरे करा के कम, वैसे तो हम लोग 7-8 क्लास हो गई है, बट टेक्निकली दिस इज क्लास नंबर 4। ठीक है जी, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 आपको यूट्यूब पे मिलेगी, मैं शेयर भी कर दूंगा। क्लास नंबर 3 अभी मैंने नहीं डाली है, 1 और 2 तो डली हुई है, बट आज दोबारा से एक बार स्टार्ट करेंगे हल्का सा और फिर उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो टैक्स में क्या आप मुझे बता सकते हैं भारत देश को कैसे रेवेन्यू मिल रहा है? 2 सोर्सेज है मेन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। और हमने कौन सा स्टार्ट करा था? हाँ जी, नहीं 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 नहीं, डोंट वरी, 5 मिनट में आ जाएंगे। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? बर्डन शिफ्ट हो जाता है। डायरेक्ट टैक्स होता है जिसमें बर्डन शिफ्ट नहीं हो पाता, और इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी। जीएसटी जो है वो मैकडॉनल्ड्स के ऊपर है, पर वो क्या कर देता है? बिल में लिख के बर्डन शिफ्ट कर देता है। तो अगर मैं छोटी सी बात बोलूं, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन बी शिफ्टेड। ओके, और डायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। जैसे कि आप सभी बच्चों का एग्जाम है, आप सभी बच्चों का जब एग्जाम होगा तो उसकी मेहनत का बर्डन किसके ऊपर है? तो वो डायरेक्ट टैक्स हुआ या इनडायरेक्ट हुआ? डायरेक्ट ही हुआ। आप ये बर्डन शिफ्ट नहीं कर पाए। क्या आप हमारे ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं? सर आप मेहनत करो तो हम पास हो जाएंगे? नहीं हो सकता। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है, इसी तरीके से डायरेक्ट टैक्स के अंदर बच्चे हमने कौन सा एक्ट स्टार्ट करा था? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, 1961 में आया जी। और आपको इसके नाम से ही पता लग जाएगा कि अगर आप क्या अर्न कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं, तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। और अब मैं इसको स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। अर्न का मतलब क्या होता है? अर्न का मतलब होता है भैया, बताओगे जुएब जी? हाँ बिल्कुल, और स्पेसिफिक वर्ड टोटल इनकम। आप सभी बच्चों की टोटल इनकम निकाली जाएगी, और जो भी टोटल इनकम होगी उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। मेरा आपसे सवाल कि आप सभी बच्चे, आप कुछ कमा रहे हो या नहीं कमा रहे? तो आपका टोटल इनकम क्या हुआ? तो टैक्स भी क्या हो जाएगा? सर अब आप एक बात बताओ, ये टोटल इनकम कैसे निकलती थी? सारी बातें करी हुई है मैंने, समराइज कर रहा हूं मैं, आपको एग्जैक्ट क्लास देखनी पड़ेगी बेटे थोड़ी सी। ठीक है जी, आप मुझे बताइए टोटल इनकम कैसे निकलती थी? कितने हेड्स थे? 5 हेड्स होते हैं जी। और अगर 5 हेड्स थे बेटे, तो आप मुझे बताइए ना कौन कौन से थे। सबसे पहला सैलरी। कल को अगर आप नौकरी करेंगे, आपको जो भी पैसा मिल रहा है वो सैलरी के अंदर टैक्सेबल होता है। जैसे सपोज करो नितिन जी, अगर आपकी जॉब लगी और महीने की सैलरी 1 लाख रुपए है, तो साल का कितना हुआ? 12 लाख रुपए। तो इसका मतलब आपका सैलरी हेड में कितने की इनकम हो गई? 12 लाख की। और कोई हेड? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों? प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट। मैं आपको प्रोजेक्टर किराए पे दे दूं, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, प्रॉपर्टी के रेंट की बात कर रहा हूं। मान लो मेरे पास एक घर है, 50,000 रुपए किराया, तो साल का कितना हो गया? 6 लाख रुपए पर एनम। 6 लाख लिख दूंगा मैं। और कुछ कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स क्या होते हैं बच्चे? ज्वेलरी बेचने से प्रॉफिट, घर बेचने से प्रॉफिट। मतलब मैंने कोई चीज खरीदी और मैंने बेची और मुझे फायदा हो गया। मान लो मैंने घर खरीदा 50 लाख का, ठीक है, और बेच दिया 60 लाख का, कितने का प्रॉफिट? 10 लाख का। तो मैं यहां लिख दूंगा ना जी 10 लाख रुपए पर एनम। सामने जो दुकानदार है बेटे, सामने एसी वाले की दुकान है, वो कह रहे अरे मैं एसी बेच रहा हूँ, 20,000 का खरीदता हूँ, 30,000 का, 20,000 का खरीदता हूँ। तो सामने जो शॉप है एसी की, वो परचेज करता है 20,000 का और सेल करता है 30,000 का।
प्रॉफिट कितना, कौन से हेड में, इज इट अंडर कैपिटल गेन? नहीं भाई साहब, अगर आपका धंधा ही वो नहीं है भाई, कैपिटल गेन क्या होता है, उसमें धंधा नहीं है आपका। लेकिन बाहर जितनी भी दुकान है, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई मसाला डोसा बेच रहा है, कोई लैपटॉप बेच रहा है, कोई एसी बेच रहा है, तो उनके लिए क्या होता है बच्चे, पीजीबीपी, दैट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। एंड आपने बेटे अकाउंट्स पढ़ी हुई है, नेट प्रॉफिट निकाला जाता है, ट्रेडिंग बनाया जाता है, पीएनएल बनाया जाता है, नेट प्रॉफिट आता है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे लिख देंगे 8 लाख रुपीज पर आना। कहिए क्लियर है? लास्ट हेड इज अदर सोर्सेस। अगर मैं आप सभी बच्चों को भी 1-1 लाख रुपए दे दूं तो आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, गुड, पर मुझे दिक्कत है, ठीक है। लेकिन सपोज करिए मैंने आप सभी बच्चों के अकाउंट में 1-1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दी। मान लो जोएब जी आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करे, मुझे बताओ सरकार आपसे पूछ सकती है ये क्या है? बिल्कुल पूछेगी। तो आप क्या बताओगे, कहाँ से आई ये 1 लाख रुपए? गिफ्ट है। फिर सरकार कह रही है टैक्स दो, तो तुम क्या बोलोगे? गिफ्ट कोई इनकम थोड़ी ना होती है, तो सरकार बोलेगी गिफ्ट इनकम ही होती है, गिफ्ट भी इनकम होती है। अगर मैं आपको 1-1 लाख रुपए दूंगा तो आपको इनकम हो गई 1 लाख की। लेकिन सवाल ये है कौन से हेड में? मैंने आपको सैलरी दी है क्या? हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, पीजीबी, अदर सोर्स। तो चारों हेड में नहीं आ रहा, वो कहाँ आ जाएगा? अदर सोर्स में, जैसे कि गिफ्ट। तो आप क्या कह सकते हैं? 1 लाख रुपए। दूसरी बात सुन लीजिए, आपके पास सैलरी आएगी, मान लो नितिन जी नौकरी लगी थी, 12 लाख रुपए, ये कैश पड़ा है या बैंक में पड़ा है? बैंक में। बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट इनकम होती है। इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी, कौन से हेड में जाएगा? अदर सोर्स में। आपने केबीसी के अंदर देखा है, वो मीम देखिए 7 करोड़, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताइए वो 7 करोड़ अगर आप जीत गए तो कौन से हेड में इनकम है? अदर सोर्स में। अभी देखा था रिसेंटली, यंगेस्ट चेस चैंपियन इंडिया का बना था, क्या नाम था? गुकेश आनंद, यही नाम, गुकेश आनंद भी था ना, ठीक है। गुकेश आनंद जीते तो कितने रुपए जीते थे? 22 करोड़ या कुछ ऐसा था। तो आपको क्या लग रहा है, उस पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। आ रही थी ना मीम्स। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि कितनी गलत बात है। क्यों गलत बात है भाई? अगर बाकी एथलीट्स भी जब जीत कर आते हैं, जब उन पर टैक्स है, तो मैं चेस पे कैसे छोड़ दूं? अगर मैं चेस पे छोड़ूंगा तो मुझे सारे स्पोर्ट्स पे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा ना होता है। ये तो बस जो लोग ने चैनल अपना वो करवाना है, तो वो मीम्स बनाते, वो शेयर होती है, आपको लगेगा कितनी, बिल्कुल सही बात है। इट इज अ गेम। क्रिकेट में क्या गेम खेल के पैसे मिल रहा है तो टैक्स नहीं लग रहा क्या? तो उस पर कैसे छोड़ देंगे? हाउ कैन यू लीव चेस एंड मेक अदर स्पोर्ट्स टैक्सेबल? ऐसे नहीं होता ना भाई। या तो आप प्रोविजन लो सारा, क्योंकि अगर मैंने चेस को एग्जेम्प्ट करा तो बाकी एथलीट्स नहीं बोलेंगे मुझे, समझ रहे हो? आप यहाँ पे 5 बच्चे बैठे हो ऑनलाइन, यहाँ पे कहूँगा भैया एक्स्ट्रा क्लास मिलेगी 2 बच्चों, आप मुझे बताइए ओके? ओके आरुषि जी? नहीं, ऑब्वियस यूनिफॉर्मिटी ध्यान पड़ेगा ना, इंडिया लेवल पे सोचना है भाई मुझे, ठीक है ना। मुद्दे की बात ये है जी, इधर खोलिए, ठीक है। मुद्दे की बात ये बेटे, इन सबका टोटल क्या आ रहा है? इन सबके टोटल को बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। बंदी करिए, ठीक है। इन 5 हेड के टोटल को बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। क्या आप बता सकते हैं कितना आ रहा है? 37 लाख पर एनम। ओहो। लेकिन अगर मैं बच्चों की बात करूं, आपकी सैलरी कितनी है? हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी, अदर सोर्स, जीटीए, इसी चीज को तो बदलने आए हैं अब जिंदगी में यहाँ पर। सर हम कल को जब सीए, सीएस, में बन जाएंगे तो हम भी कमाएंगे, तो इन्हीं हेड्स में से ही तो कमाओगे। लेकिन आप बोलोगे सर आप तो सीए बन गए, आप भी अपनी इनकम बताइए। क्या आप मेरी इनकम जानना चाहते हैं? लेकिन मैं नहीं बताना चाहता बेटे। नहीं, मैं आपको बता दूंगा बेटे, आई एम जस्ट लाइक एन ओपन बुक। हमें से जो भी पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा। तो मेरी जो इनकम है मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास सैलरी नहीं है क्योंकि इधर ही है जो है, तो मेरी इनकम पीजीबीपी में जाती है बेटा, बिजनेस और प्रोफेशन। और मेरी इनकम आती है यहाँ पे
5 लाख रुपीस पर, बाकी जगहों पे कितना है? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरा GTI कितना हो गया? 5 लाख। और जो बच्चे पहले से क्लास ले रहे हैं सीधा सीधा बता दो 5 लाख के ऊपर टैक्स कितना लग जाता? 0। समझ रहे? रिबेट मिल जाती है 12,500 की। ऐसे मैं भेजूंगा तुमको रील्स, अब बनानी स्टार्ट कर दिया मैंने प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर रिबेट के सारे। लेकिन मुद्दे की बात ये है मैंने आपको अपना बता दिया। क्या आप दुष्यंत सर का नहीं जानना चाहते? दुष्यंत सर, मेरा यहाँ पे 5 लाख है ना बेटा? 5 करोड़ है। एग्जैक्टली। स्वास्तिक जी इज वेरी इंटेलिजेंट। बहुत फर्क है बेटे, समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये GTI आ गया। सर जी टैक्स क्या GTI पे लगता है? नहीं बेटे नहीं। सरकार कहती है कि भाई जो भी GTI है ना, एक बात बताओ, आप टैक्स पे करना चाहते हो नहीं पे करना चाहते? कोई नहीं पे करना चाहता। तो सरकार कहती है हम ना तुम्हें कुछ बेनिफिट देंगे, उस बेनिफिट को क्या बोला जाता है? रिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ओके, और ये कौन से सेक्शन में है बेटे? 80C to 80। जैसे कि LIC करा लो फायदा मिलेगा, सुना आपने कभी? ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर आप LIC कराएंगे आपको फायदा मिलेगा। सर क्या फायदा? छोड़ो ना भी उसको। हेल्थ इंश्योरेंस कराओगे तो फायदा मिलेगा, PPF अकाउंट खुलाओगे तो फायदा मिलेगा, डोनेशन करोगे तो फायदा मिलेगा। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। जिस तरीके से जोमेटो के कूपन होते हैं, ये फायदा होता है, इस बैंक में है तो इतना ऑफ हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे सरकार के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एग्जैक्टली। सपोजिंगली आपने LIC कराई एंड यू आर पेइंग 1 लाख रुपीज प्रीमियम, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीमियम। आपने पूरे साल में कितने का प्रीमियम दिया? 1 लाख का। डिडक्शन माइनस हो जाएगी और फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा? टोटल। मुझे बताइए, ये मैंने जो टोटल इनकम निकाली है कितने की निकाली है? 36। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता था बच्चे? दिस इज स्टेप नंबर 1। और तो ये जो सबसे पहले वाला करा मैंने, स्टेप नंबर 1 था, दैट इज टू कैलकुलेट टोटल इनकम। स्टेप नंबर 2 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल। आपको टैक्स निकालना होगा ऑन टोटल। एंड हम लोगों ने 80U है या 80V है? 80C to 80U है ब्रो। U, ओके सर। ठीक है। और अभी जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हैं उनको पता भी होगा टैक्स कैसे निकल रहा है, स्लैब सिस्टम और वो, ठीक है। पर मैं आज आपके साथ और भी बातें कर रहा हूँ, मैं टैक्स डिस्कस नहीं कर रहा। एंड आपको ध्यान होगा हमने लास्ट क्लास में सरचार्ज करा था, ठीक है ना? तो उसका चार्ट भी बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपकी सोच आज दूसरी जगह ले जा रहा हूँ। ये जो टोटल हेड्स कितने हैं? 5। आप कल को कमाओ तो 5 हेड है, ठीक है? 5 हेड्स है ना? रिलायंस भी इसी तरीके से निकालता है। मेरे कहने का मतलब है, लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, सेक्शन 4। और सेक्शन 4 कहता है इफ एनी पर्सन अर्न्स income, it is chargeable to tax. Okay, if any person क्या कमाता है वो? इनकम, तो उस पर क्या लग जाता है? टैक्स। मतलब सर, मतलब ये भाई कि इसको बोला जाता है चार्जिंग सेक्शन। मैं इतनी देर से जो आपको समझा रहा हूं वो यही तो है, मेरे कहने से थोड़ा ना हो रहा है बेटे कुछ। सरकार कहती है भैया इनकम कमाओगे तो टैक्स तो देना पड़ेगा। बताइए सर जी, क्लियर है? तो आप समझिए, बहुत सारे लोग कहने लग गए कि मैं पर्सन ही नहीं,
जैसे कि आप बोलोगे सर मैं तो इंडिविजुअल हूं ना, पर्सन थोड़ा हूं। कंपनी कह रही है मैं तो कंपनी हूं ना, पर्सन थोड़ा हूं मैं। पर्सन की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? लोग कहने लग गए, जैसे भी हमने देखा वो IIT बाबा, देखा आपने कुंभ के मेले में जो वो है, हो गए मैं तो बाबा हूँ, मैं तो भगवान। कितने सारे लोग अपने आप को ऐसा ही बोलते हैं ना कि मैं गुरु हूँ या कुछ है, या कोई बोले टेम्पल चर्च मॉस्क, कह रहे हम यहाँ थोड़ा ना आएंगे, हम तो टेम्पल हैं। भैया ऐसा है, सरकार ने पर्सन की डेफिनेशन दी, क्योंकि वरना हर बंदा क्या बोलेगा, मैं पर्सन ही नहीं। तो पर्सन की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी हुई है बच्चे? 2 क्लॉज 31। और इनकम क्या होती है? ये है 2 क्लॉज 24 में। ये तो आप ग्रेजुअली पढ़ते जाओ, जैसे गिफ्ट एक इनकम है, सैलरी एक इनकम है, तो इनकम तो बहुत लंबा है, उसको नहीं पढ़ना हमने स्पेसिफिक। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि सर अब ये बताइए पर्सन में क्या क्या आ रहा है। समझ रहे हो? तो मेरी डिस्कशन आज आपके साथ है बच्चे, हम लोग एक डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं पहले, सेक्शन 2 क्लॉज 31, दैट इज definition of person includes। पर्सन की डेफिनेशन में ना मतलब बहुत सारी चीजें आ जाएंगी बच्चों। तो सबसे पहले आता है पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल। ओके, मेल फीमेल सारे के सारे इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। इंडिविजुअल। दूसरा HUF बता सकते क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। लेकिन इसका बेटे बहुत गहरे मतलब होते हैं, कौन से एक्ट के अंदर है, कौन से रूल लग रहे हैं। जैसे आपने सुन देखा होगा मूवी के अंदर, कभी देखा है ना, पार्टीशन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, किसको क्या हिस्सा जा रहा है, हर चीज लॉ के हिसाब से जा रहा है। समझ रहे हो? आप जैसे आज के टाइम पे देखते हो, अभी हमने देखा है जैसे धनश्री और उसका डिवोर्स के रूमर्स है, तो इमिडिएटली बात आती है ना कि भाई चहल को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्यों? लिखा हुआ है ये एक्ट में, एक मैरिज एक्ट है ना, उसमें लिखा हुआ है कि अगर डिवोर्स होता है तो हस्बैंड को, अगर वो अर्न कर रहा है या कुछ और क्या प्रोविजन होगा, वो भाई हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर होगा, आपको एक मेंटेनेंस अमाउंट देना। इसी से तो राइट एस्टैब्लिश हो जाता है ना। नहीं तो आप बिना लॉ के कैसे मांग सकते हो? वैसे बिना लॉ के नहीं मांग सकते। समझ रहे हो? उसमें ये अगर दोनों कमाते हैं ना, तो वाइफ का आधा नहीं जाएगा हस्बैंड के पास, हस्बैंड का जाएगा। और फिर आपने देखा होगा कि वो क्या दिखा रहे हैं कि कैसे बचा जा सकता है, अपनी मदर के नाम पे प्रॉपर्टी कर लो। हार्दिक पांडे का यही है ना, क्योंकि एक्ट में क्या लिखा होगा, अगर आप जिस चीज के ओनर हो वो आधा आधा होगा, तो उसका लगूना क्या निकाला इन्होंने, मैं अपने नाम पे नहीं लेता कुछ। तो ऐसे ये सब चीजें लीगली चल रही हैं, जैसे जनरल बातें नहीं चल रही। हमें दिखता है जनरल है, पर हर चीज एक किसी ना किसी सेक्शन के तहत कोई ड्रिल डाउन करके कॉन्सेप्ट होता है कुछ। समझ रहे हो? ऐसे ही HUF भी बहुत बड़ा एक्ट, पार्टीशन हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, वॉटेवर, कैसे टैक्सेबिलिटी होगी आपका अभी नहीं है। अभी आपको सिर्फ मतलब इतना ही हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है भाई, लेकिन इट इज अ फैमिली बिजनेस। कौन कौन मेंबर्स हो सकते हैं, को पार्टनर्स बोला जाता है, हेड ऑफ द फैमिली को आपने सुना होगा क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। ठीक है, तो अपने को उसके अंदर ऐसा नहीं जाना अभी, बस अपने को इतना पता होना चाहिए कि HUF स्टैंड्स फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके सर, और बताओ ना सर। एक होता है बेटे AOP, या फिर होते हैं BOI। अरे ये क्या होता है? AOP की फुल फॉर्म पता है किसी को? गुड, इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या फिर BOI होता है बॉडी ऑफ
इंडिविजुअल। सर ये क्या होते हैं? अरे छोड़ो ना बेटे, आज ही मैं आपको सिखा दूंगा, बस थोड़ा सा नोट्स बना लो पहले। एओपी स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई स्टैंड फॉर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। देखेंगे अभी क्या होता है। अच्छा जी, फिर इसके बाद आप कह सकते हैं देन कंपनी। और कंपनी भी क्या होती है बेटा? एक डोमेस्टिक, और कौन सी हो सकती है? फॉरेन कंपनी। सर अलग अलग क्यों लिख रहे हो बेटे? रीजन है कुछ लिखने का, हर चीज का आपको नोट्स एकदम ऐसे ही बनाने होंगे। अच्छा जी, और भी तो होता है सर, फर्म, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म तो आप समझते ही हैं। जैसे एड्यू जंक्शन जो है, इट इज अ सोल प्रोपराइटर या पार्टनरशिप फर्म? बट बहुत जल्दी सोल प्रोपराइटर बनने। दुष्यंत सर वो कह रहे थे ना कुम जाएंगे, अभी ना वो बोलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ वो चले जाए, ऐसे बाबा कह रहे सीए वाले बाबा बन जाएंगे। तो मोह माया में थोड़ा ना कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना? तो मुझे बहुत उम्मीद, आई जस्ट वांट कि वो मतलब कुंभ में जाए। पर 12 साल में एक बार होता है कुंभ? हाँ, महाकुंभ जो होता है 12 साल में एक बार होता है। 144 ईयर में जुपिटर घूम कर आया है। अच्छा, काफी पता आपको तो, वेरी गुड। सीएमए की पढ़ाई इतनी नहीं करी थी आपने। तो मतलब अब नेक्स्ट कुंभ कब है? मतलब मैं तो चाहता हूँ कब जा रहे हैं दुष्यंत अब तो सर? 144 इयर्स बाद है। हाँ, 144 इयर्स बाद। अरे कोई नॉर्मल बाबा बनने के लिए कोई ऐसा वो नहीं आ रहा दुष्यंत हर सर? 12 साल में आता तो है। हर 12 साल में? नॉर्मल। यार 12 साल तक कौन झेलेगा भी। और मुझे लगा कुछ अभी जल्दी आएगा तो सर मोटिवेट होंगे, चले जाएंगे बाबा बन के। मुझे भी नहीं पता वो, मतलब बाबा बन जाएगा तो मोह माया से दूर हो जाते हो ना आप। तो फिर अब पार्टनरशिप फर्म में ओनर मैं ही बन जाऊंगा, ठीक है? तो वो वाली चीज़ है। मुझे सिर्फ लॉ की फैकल्टी और ऑडिट की तो चाहिए बस फैकल्टी, ठीक है? फर्म और एलएलपी, ओके। और बताना कुछ, और कौन होता है आपके हिसाब से? कौन पर्सन हो सकता है? गवर्नमेंट भी पर्सन होती है ये भाई? अब एक बात बताओ, बिजली का पैसा देते हो आप, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी किसको दे रहे हो दिल्ली में? श्री केजरीवाल जी को, ठीक है? तो वो तो गवर्नमेंट को ही दे रहे हो ना, केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हो ना। तो क्या टैक्स नहीं भरेगी? इनकम टैक्स बिल्कुल भरेगी। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हो आरटीओ, उनको कोई फीस देते हो तो उसको इनकम हो रही है, टैक्स भरेंगे वो। तो बेसिकली ऐसे गवर्नमेंट एंटिटीज है, बट उसका मैं नाम एक ऐसे लिख दूंगा बस, दैट इज लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी क्या होते हैं सर? अरे बेटे एमसीडी, एनडीएमसी, ईडीए एक्सेट्रा, सरकारी। ओके, लास्ट पॉइंट, एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अबव। सरकार ने इसको बोला इसके अलावा अगर कोई भी है, जैसे कि स्कूल्स। आपको क्या लग रहा है स्कूल्स कैसे बने होते हैं? जिन्हें ट्रस्ट फॉर्म होते हैं, तो सस्ते में लैंड मिलता है, इतना बड़ा एरिया है, समझ रहे हो? तो उनको सस्ते में लैंड मिलता है, तो वो जनरली एज कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होते। जैसे यूनिवर्सिटीज, आपका एसओएल, एनसी वेब, कॉलेजेस, ये सब ट्रस्ट फॉर्म्ड होते, ठीक है? आपका आईसीएआई, आईसीएमएआई, आईसीएसआई, ये ऊपर किसी में नहीं आ रहे, दे आर नॉट फॉर्म्ड एज कंपनीज। ये कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज होती है गवर्नमेंट की। सो एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अबव। एग्जाम्पल आपको दे देता हूं इसके नीचे, एग्जाम्पल स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, टेम्पल, चर्च, गुरुद्वारा। क्या ब्रो? जब तू दान करता है, हाँ वो इनकम टैक्सेबल होती है।
वो जो आप मंदिर में देखते हो दान पात्र, उसमें टैक्सेबल होती है 30%। सर वो चैरिटेबल जो होते हैं वो भी आएंगे? बिल्कुल ब्रो, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ऐसे बहुत सारे हैं। अच्छा मैं एक नाम बस एक लिख दूंगा, ट्रस्ट। तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं। सर ये क्या होते हैं? अरे बेटे ये बहुत बड़ी बड़ी बात है, कहाँ तुम इतनी जल्दी समझ पाओ। ट्रस्ट की टैक्सेबिलिटी अलग होती है बेटे, अभी नहीं आएगा, आपके फाइनल में आएगा। कहने का मतलब ये है जी, गुरुद्वारा, मॉस्क, ट्रस्ट। अब आप मुझे बताइए कोई इंसान इस दुनिया में छूटा? कोई नहीं छूटा। अगर आप अपने को आइडल भगवान भी बोलते तो वो भी आ जाएंगे। क्लियर है जी? अब सवाल ये है, मैंने आप सभी बच्चों को ऐसा बता रखा है ना किसके ऊपर स्लैब रेट लग रहा है, किसके ऊपर क्या लग रहा है, ठीक है। आइए अब, अच्छा मैंने एओपी बीओआई तो सिखाया नहीं आपको, ठीक है। एओपी क्या होता है बच्चे? एसोसिएशन ऑफ इट मीन्स अगर एक फर्म है और वो एक इंडिविजुअल के साथ आके एक काम करे, काम मतलब मान लो एक रोड बनानी है, ठीक है। उनका अपना अपना धंधा चल रहा है, बट एक स्पेसिफिक काम के लिए आए एंड दे आर अनरजिस्टर्ड, दे आर अनऑर्गेनाइज, उनको पकड़ा गया, सरकार ने पकड़ा उनको। मेरा कहने का मतलब है, क्या मैं कह सकता हूं एक फर्म और इंडिविजुअल दोनों मिलके कुछ ना कुछ कमर्शियल एक्टिविटी करें, ठीक है जी। तो बेसिकली इनको क्या बोला जाता है? एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अभी सुनते जाइएगा आप। सर जी एक फर्म है, एक इंडिविजुअल भी है, एक कंपनी भी है और एक एलएलपी है। हाँ तो जितने मर्जी कॉम्बिनेशन बना लो आप, अगर ये मिलके एक कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अनऑर्गेनाइज्ड लेवल पे। क्योंकि अगर आप अपने आप को रजिस्टर करते तो एज पार्टनरशिप फर्म करते ना, अपने आप को रजिस्टर करते दोनों मिलकर तो कंपनी करते, कुछ तो रजिस्ट्रेशन लेते। लेकिन ये काम कर रहे हैं, बस आते हैं सामान वामान खरीद रहे हैं, काम कर रहे हैं, और सरकार ने पकड़ लिया कि भाई ये मिलकर ज्वाइंट काम कर रहे हैं, तो इसको क्या बोला जा रहा है? एओपी। आप कह सकते हैं इट इज काइंड ऑफ ज्वाइंट वेंचर, लेकिन इनकम टैक्स पर्पस पे आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है जी। अब मैं कह सकता हूं सर ये तो ज्यादा लंबा कॉम्बिनेशन बन गया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी क्या बोलूंगा? एओपी ही बोलूंगा। आप ये कह सकते हैं दे आर डूइंग अ कमर्शियल एक्टिविटी and this is unorganized AOP। आगे सुनिएगा जरा। एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ, तीसरे इंडिविजुअल, चौथे इंडिविजुअल के साथ अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी करता, इसको क्या बोलूं? AOP या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बिकॉज इट हैज ओनली इंडिविजुअल्स। when there are two or more individuals doing commercial activity unorganized level, that's called body of individual। और जब भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सन का कॉम्बिनेशन बनता है तो उसको एओपी बोला जाता है। तो इसको क्या बोलूंगा बेटे? बॉडी ऑफ। क्लियर है? ओके अनऑर्गेनाइज, दोनों में वही लिखा है और यहां पे भी लिख देते दोस्त, ये भी क्या है? अनऑर्गेनाइज। तो मेरा आपसे अब सवाल, अगर एक इंडिविजुअल और इंडिविजुअल है तो क्या बोलूंगा बच्चे इसको? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अगर एक फर्म प्लस फर्म है तो एओपी, बिकॉज पर्सन के पर्सन इंडिविजुअल नाम नहीं ले सकता ना अब इसमें, समझ रहे हो? सो इट इज एओपी। अगर एक इंडिविजुअल प्लस फर्म है
इंडिविजुअल प्लस इंडिविजुअल प्लस इंडिविजुअल प्लस इंडिविजुअल प्लस इंडिविजुअल प्लस फर्म, एओपी। आप समझ गए ना मेरी क्या इंटेंशन है? जब सारे के सारे इंडिविजुअल होते हैं तो उसको बॉडी ऑफ इंडिया, कोई एक भी अगर दूसरा पर्सन की डेफिनेशन कहा गया तो उसे एओपी बोला जाता है। क्लियर है बच्चे? नोट कर लीजिए। और ये आपकी पर्सन की डेफिनेशन सारी की सारी डन है। क्या कह रहे दोस्त? ऑर्गेनाइज होता तो आपने या तो एज कंपनी बनाई होगी, सारे मेंबर्स होंगे, या पार्टनरशिप फर्म होगा, कुछ तो आप रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे सपोज कर दुष्यंत सर और मैं रन कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमने इसको कहीं रजिस्टर ही नहीं करा तो वी वुड बी कॉल्ड एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बट वी हैव रजिस्टर्ड इट एज अ पार्टनरशिप फर्म। तो अभी बोलोगे ना यहाँ जो भी अर्निंग हो रही है वो फर्म के हैंड्स में, और अगर मैं किसी को रजिस्टर और सरकार पकड़े तो हमें क्या बोलेगी? वो बॉडी ऑफ। उसमें से कोई भी एक और भी आ गया पर्सन की लिस्ट में तो वो एओपी हो जाता। हाँ जी, ऑनलाइन में भी क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। ओके। स्वास्तिक जी को क्या हो गया आज? सर फीवर हो गया थोड़ा सा, लिटिल लिटिल। लिटिल 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 को फीवर नहीं बोलते सर वैसे ही कुछ है। क्या है, तुम आजकल के नाजुक बच्चे हो ना, जिम विम जाते हो थक जाते हो बेटे, हमारे तो किसान आदमी नहीं हो ना तुम। ऐसी बात नहीं है सर। हाँ, टैक्स की बुक आ गई ना इसकी। सर सारी बुक आ गई, टैक्स की थोड़ी आई है कि चलिए, नोट कर लिया बच्चों ने? और मैं आपका एक बहुत ही अच्छा चार्ट बना के दूंगा आपको, ठीक है? और प्लीज़ बच्चे, सारे बच्चे ना रेगुलर आना बेटा, क्योंकि ना क्या है, अगर आप इसे मिस करते रहोगे ना आपको वो क्लोजर टाइप दिखेगा ही नहीं, ठीक है? अभी एक बार देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। मैं दोबारा से पर्सन का नाम लिख रहा हूँ, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, फर्म्स, एलएलपी, कंपनी, डोमेस्टिक भी था और फॉरेन भी है। अच्छा जी, और लोकल अथॉरिटी, और लास्ट क्या था? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। मैं आपसे इनके टैक्स की यहीं पे बात कर दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटे। यानी कि मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इनके ऊपर टैक्स लग कैसे रहा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इंडिविजुअल पे कैसे लगता था? इट वॉज अ फ्लैट रेट और अ स्लैब रेट? स्लैब रेट एक बार बताओगे फटाफट, स्लैब रेट क्या था? 0 to 2,50,000 नील, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20%, 10 से ऊपर 30%, फिर रिबेट दिया जाता था, फिर सरचार्ज होता था, फिर एचईसी होता था। तो भाई इंडिविजुअल पे क्या लगता है? स्लैब। एचयूएफ पे, एओपी, बीओआई पे स्लैब, क्योंकि हमने स्लैब भी नोट डाउन कर रखे हैं, ठीक है? जिन बच्चों ने नहीं करा वो सारे नोट्स और वो एक बार करेंगे अपडेट। पहले मैं स्लैब वाले लिख दूं, क्या मैं कह सकता हूं ये 4 थे स्लैब? फर्म के ऊपर ना फ्लैट रेट लगता है भैया 30%। अगर मैं फर्म की इनकम दिखाता हूँ ना, मान लो मैंने दिखाया 1 करोड़ की सेल, 90 लाख का खर्चा, फर्म का प्रॉफिट कितने का? 10 लाख पे 30% टैक्स है, सीधा सीधा 3 लाख रुपए टैक्स। डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर ध्यान से देखना बेटा कैसे लिख रहा हूं, 25% और 30%। डोमेस्टिक कंपनी में कुछ पे 25 है, कुछ पे 30 है, लेकिन फॉरेन पे कलर अलग कर देते हैं। फॉरेन कंपनी पर इट इज 40%। ओके, आपने देखा है ना, कभी भी जाओ कहीं पे तो इंडियंस की फीस अलग होती और फॉरेनर्स की ज़्यादा होती, कम होती टैक्स में। अब भारत देश की कंपनी है, हमारे यहाँ पे आके रजिस्टर करिए, धंधा करिए, हम टैक्स कम लेंगे। बाहर की कंपनी है 40%।
लोकल अथॉरिटीज़ पे क्या होगा सर? ओ बेटे, लोकल अथॉरिटीज़ पे 30%। ओके। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, क्लियर है? चलिए, अच्छा, इसके बाद आपको ध्यान है हम लोगों ने रिबेट लिखी थी। रिबेट किसको मिलती है? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल, इनमें से किसी को भी रिबेट नहीं। याद आ रहा है ना? रिबेट कितने रुपए की होती थी? 12,500 की। कौन से सेक्शन में? 87A में। अगर आप एक इंडिविजुअल है और अगर आप एक रेजिडेंट है और अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख है तो आपको रिबेट मिल जाती थी। मैक्सिमम कितना? 12,500। फिर हमने देखा था सरचार्ज। क्या इंडिविजुअल पे सरचार्ज लगेगा? बिल्कुल लगेगा। HUF पे भी है। एक लेवल ऑफ इनकम के ऊपर अगर आप चले गए तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा जी, और उस टैक्स को, एडिशनल टैक्स को क्या बोला जाता था? सरचार्ज। एंड लास्ट वॉज HEC। कितना परसेंट लगता था बेटा HEC? 4%। और इंडिविजुअल पे भी लगेगा, HUF पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे लगेगा। देखते ही कि नोट्स बनते जाएंगे आप। सरचार्ज का टेबल बना लेते हैं। टेबल बच रहा है, मैं सोच रहा हूँ भी बनवाऊँ क्योंकि बच्चों को पता नहीं है अभी। टेबल एक बनेगा पूरा, बट थोड़ा सा बच्चों को फ्लेवर देने के लिए, सपोज करिए जो पर्सन है वो फर्म है और उसकी टोटल इनकम 30 लैक्स है। आई एम सेइंग टोटल इनकम। टोटल इनकम बोले तो पांचों हेड का टोटल लेस डिडक्शंस, कितना? 30 लैक्स। और अगर मैं आपको बोलूं कि आपने टैक्स निकालना, तो क्या निकाल दोगे? मैं निकाल देता हूं पहले। स्लैब रेट वाला तो सिस्टम नहीं है ना। 30 लाख पे सीधा क्या लगेगा? 30%, दैट इज 9 लैक्स। 9 लैक्स आ गया। अब आप मुझे बताइए, क्या कोई रिबेट की बात लिखूं? जैसे लेस रिबेट करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? रिबेट मिलता ही नहीं लोग को। तो 9 लाख आ गया पहले। अब आप मुझे बताइए, ठीक है, 30 लाख के ऊपर 30%, 9 लाख, एड सरचार्ज एट द रेट ऑफ, अलग अलग रेट है लेकिन इसमें ऐसे बहुत ज़्यादा रेट्स नहीं है, समझ रहे हो? तो इसके रेट में भी आपको अलग से लिखवाऊंगा। वैसे 15% है सीधा सीधा, ठीक है। तो सरचार्ज भी तब लगता है जब इनका भी वो 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है या कुछ कहा, ठीक है। मुद्दे की बात ये, अभी सरचार्ज नहीं लगेगा। कितने रुपए आ जाएगा? 9 लाख। फिर मुद्दे की बात ये है कि HEC लगता है कितने परसेंट बेटा? 4%। 4% किस चीज़ का है ये देखते हैं। ऑब्वियसली 9 लाख का जो ऊपर से टैक्स बना हुआ आ रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना आ जाएगा? 36,000। 36,000। तो टोटल विल कम आउट टू बी 9,36,000। क्लियर है जी? मैंने आपको ये इसलिए कराया ताकि आपको एक छोटा सा आइडिया हो जाए कि अगर कोई 30 लाख कमा रहा है, मान लो एक फर्म 30 लाख रुपए, तो वो टैक्स कितना दे रहा है बच्चे? एग्जैक्ट टोटल टैक्स। एंड प्लीज आप एक प्रैक्टिस करिएगा, इफ द टोटल इनकम है 6 लैक्स तो टैक्स निकाल दो बच्चे। अगर टोटल इनकम 6 लैक्स है तो टैक्स निकाल दो एक बार। ऊपर वाला टेबल नोट कर रहे थे? सर 1,87,200। ठीक है।
बनवाऊंगा टेबल, 1 करोड़ के ऊपर है इसका। चलिए बच्चों ने कितना आया, 6 लाख पे सीधा 30% लगाओगे, 1,80,000 180। और 1,80,000 पर 4% कितना आया, 7200। 187। ठीक है बच्चों, आइए अब मैं जो सीक्वेंस बनता है ना, वैसे ऑन ऑफ बच्चा कभी आ रहा नहीं आ रहा, तो सरचार्ज का कई बच्चों ने हो सकता है सीखा ना हो, बट एटलीस्ट इसके बाद हम लोग को चार्ट तो बना लेना चाहिए। ठीक है, तो आइए सरचार्ज पे ना एक नोट्स बनाते हैं बच्चे कुछ। ठीक है, नोट स्पेसिफिक है, जो बच्चों ने प्रैक्टिस सीख कर ली थी उनको तो पूरा समझ आएगा, जो नहीं करा उनको बस उनके लिए भी नोट्स बन रहे हैं, तो आपको क्लास देखनी पड़ेगी वो वाली। इंडिविजुअल, HUF, AOP, POI, आर्टिफिशियल जुडिशियल, देन फर्म और LLP। देन यू हैव कंपनी, और कंपनी में भी अच्छा फॉरेन कंपनी तो अलग ही बनाऊंगा। ठीक है, ये वाली कंपनी हो जाएगी तुम्हारी डोमेस्टिक कंपनी, और ये वाली है बच्चे फॉरेन कंपनी। ओके सर, और कौन था, आई थिंक इसके अलावा कौन रह गया, और लोकल अथॉरिटी। क्यों बच्चे, पर्सन की पूरी डेफिनेशन नहीं लिख दी मैंने? अगर आप सोचोगे क्या मैंने सारे के सारे पर्सन नहीं लिख दिए, तो आप सोच रहे अब आपका कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे चल रही है बातें, मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा, सबको साथ लेके चल रहा हूं। और आपने अभी अभी करा, इन सब के ऊपर क्या था, स्लैब, तो आपको अभी समझ आना चाहिए क्यों एक साथ हो रहे क्या हो रहे। इसके ऊपर कितना, 30, इसके ऊपर या तो 25 या फिर 30, फॉरेन पे 40 और इस पे 30, बट दीज आर टैक्स रेट्स। मैं आपको क्या बताने के लिए आया हूं, मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि सर जी इन पे सरचार्ज के क्या प्रोविजंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं। टोटल इनकम एक्सीड्स 50 lakhs बट अप टू 1 crores। याद आ रहा है कुछ कुछ, कितना रेट था बताओगे? गुड, 10%। यानी कि अगर आपकी 50 लाख से ऊपर हो गया और 1 करोड़ के अंदर अंदर हो तो रेट क्या है जी, 10%। टोटल इनकम ग्रेटर देन 1 crores बट अप टू 2 crores, कितना परसेंट बेटा, 15%। देन टोटल इनकम ग्रेटर देन 2 crores बट अप टू 5 crores, कितना परसेंट, 25। and total income more than 5 crores is 37। क्यों, यही करा था ना हमने।
बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके सर जी, फर्म में क्या होगा? ओ बेटे, फर्म का सिंपल है, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर गई तो आप अमीर हो, 50 लाख नहीं है। अच्छा जी, और सर जी रेट कितना है बेटे? 12%। इफ द टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़, सरचार्जेस 12%। बस, कोई ऐसे नहीं है फालतू का, और जो मतलब इसमें इंडिविजुअल में चल रहा था इतना सारा, ऐसा कुछ नहीं। ओके और सर डोमेस्टिक कंपनी का बताओ ना। हाँ बेटे हाँ, डोमेस्टिक कंपनी के 2 रेट्स है बच्चे। और इनके भी 2 रेट्स आएंगे, तो पहले रेट सुन लीजिए। डोमेस्टिक कंपनी पे या तो 7% है या तो 12%। ठीक है जी, 7% कब है? इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़। अच्छा जी, 1 करोड़ से ऊपर हो गया बट अप टू, अभी फिर भी किसके अंदर हो? 10 करोड़ के अंदर। मतलब मान लो एक कंपनी है 7 करोड़ की टोटल इनकम है ना, तो क्या रेट हो जाएगा बच्चे? 7%। और 12% कब लगेगा? इफ टोटल इनकम एक्सीड्स और अगर मैं फॉरेन कंपनी की बात करूं, बातें तो यही लिखी है, टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़, बहुत अच्छी बात है। और टोटल इनकम एक्सीड्स 10 करोड़। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या रेट लगाना चाहते हैं? फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक पे कितना लगा था? वैसे तो बातें तो सेम ही है दोनों में, है ना? ये भी सेम लिखा है मैंने, ये भी सेम लिखा है। तो फॉरेन कंपनी में क्या रेट लेना है? डोमेस्टिक से 7 लिया, ज़्यादा ले या कम ले? ज़्यादा, एकदम क्लियर है आपको, फॉरेनर्स को तो लूट लो से। हाँ, सरकार ने लगाया है। सही करा गलत करा? गलत करा। तो किसने गलत करा? गवर्नमेंट ने। किसकी गवर्नमेंट? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट, लॉ इनकम टैक्स तो सेंट्रल के पास जाता है। तो किसने गलत करा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसकी है सेंटर पे गवर्नमेंट? बीजेपी। तो क्या आप चेंज नहीं करना चाहते? आम आदमी पार्टी को मौका नहीं देना चाहते आप? तो वोट फॉर चेंज, वोट फॉर नोटा। वोट फॉर आम आदमी पार्टी। सर इसलिए आप मतलब ऐसे अटायर पहन के आए हैं? हाँ, अभी रैली में जाना है बेटे केजरीवाल जी के साथ। या उनको कोई भी अटैक कर देता है ना, बॉडीगार्ड रखा है उन्होंने। सही है सही। 2% एंड 5%। ओहो, डोमेस्टिक से 7 और 12 और फॉरेन कंपनी से कम ले रहे हैं। ओके, क्योंकि बेटे रीजन है बेटे, पहले उन पे टैक्स लगा दिया तुमने 40%। नाराज नहीं हो जाएंगे वो? बोलेंगे आप तो लूटते ही जा रहे हो हमको, हम तो इधर आके बिजनेस ही नहीं करेंगे। ऑब्वियसली यू हैव टू मेंटेन दैट सेंटिमेंट ना, हर लेवल पे थोड़ा ना आप वो चीज करोगे। बताइए, क्लियर है? सर ये फर्म और ये सब में जो है ये 30% है, फिर टोटल इनकम एक्सीड कर रहा है 1 करोड़ से, तो 12 उसमें मिल रहा है, तो ऐसा क्यों? क्या क्या कह रहे हो? सर ये जो ऊपर आपने येलो कलर में लिखा है 30%, ठीक है, फिर बाकी का नीचे जो है टोटल इनकम एक्सीड कर रहा है, फिर उसमें ऐसे ऐसे मतलब 12 लिखा हुआ है आपने। भाई 1 मिनट, फिर से बोलियो। हाँ, फिर से बोल। मैं ये कह रहा हूँ सर, ये जो ऊपर आपने येलो कलर में जो लिखा हुआ 30%, 25%, 30, फिर बाकी नीचे का जो रेट है वो अलग रेट है।
फिर क्या हुआ फिर? मतलब ऐसा क्यों है सर? इन पे मतलब जैसे मैं सुना नहीं था, कंपनी और फॉरेन कंपनी वगैरह की अलग अलग क्यों है? हाँ सर, ये जो ऊपर जो है ना 25 और ये तो 30। स्लैब रेट्स है ना मेरे भाई, ये तो मैंने टैक्स रेट लिख दिए ना। अच्छा ये तो रिवाइज इसी इसी टेबल के अंदर ही आपका सारा आ गया ना दोबारा से। अच्छा अच्छा। पर्सन के नाम भी आ और गया नीचे इसमें। वाला और, अगर अब और तुम सोचोगे तो सरचार्ज के अंदर ही तो मैंने सारा डाल दिया। समझ रहे? लोकल अथॉरिटी पर इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़, तो रेट क्या है? 12%। हाँ जी, इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ देन रेट इज 12%। नोट कर लिया सब बच्चों? अगर सभी बच्चों ने नोट कर लिया तो आइए ना आपसे दिमाग लगवाता हूँ। एक ऑल्दो सेकंड लास्ट रह गया था। हाँ, ऑल्दो अभी सरचार्ज मैंने ऐसे तो नहीं सिखाया जो बच्चों की क्लास पहले वाले में, तो हमने काफ़ी एडवांस लेवल पे बात कर ली। लेकिन मान लो फर्म कमा रहा है 5 करोड़ रुपया, हो सकता है फर्म की टोटल इनकम 5 करोड़ हो सकती है, तो टैक्स निकाल दीजिए। आप टैक्स भी निकालेंगे, सरचार्ज भी लगाएंगे, कितना परसेंट? 12%। और उसके बाद HEC ऐड करेंगे। मुझे एग्जैक्ट टैक्स निकाल के बताइए। 5 करोड़। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करना। हाँ जी बिल्कुल, मैं लिख ही रहा हूँ। टोटल इनकम है ब्रो 5 करोड़, और पर्सन कौन है? फर्म। तो टैक्स निकाल दो बेटा एक बार, फुल टैक्स निकालेंगे बच्चे, समझ रहे हो? फुल टैक्स। थर्टी परसेंट इज 1.5 करोड़। क्या बोला था? 1 करोड़। अच्छा 70-40 के सर। सरचार्ज आप पहले ऐड करते हैं, एंड क्योंकि इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा 12%, तो 1 करोड़ 50 का 12% कितना है? 18 लाख आते हैं ना। फिर आप इसका टोटल करते हैं 1 करोड़ 68, एंड अब आप ऐड करेंगे HEC एट द रेट ऑफ 4%, और ये जो टैक्स बनता हुआ रहा है उसका होता है कितना आ रहा है टोटल HEC? 6 लाख। तो टोटल टैक्स कितना आ गया बेटा? 20 7 2 1 करोड़ 74 लाख 72,000। ठीक है सर जी, ये हो गया आपका टोटल टैक्स पेबल। बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ऐसे समझ आ गया तो मैं एक इनकम और इसलिए दे रहा हूँ कि प्रैक्टिस हो जाएगी। 8 करोड़ पे निकाल दीजिए, फिर बात आगे बढ़ाएंगे।
लिख के भी करा करो बेटे प्रैक्टिस। अब अगर जो मैं क्लास में करवा रहा हूँ वो आपके लिखित भी होने चाहिए। ऑनलाइन में आया बच्चों, आगे बढ़ूंगा। आगे कितना है बच्चे? और शिफा जी कितना? 2 ओके। चर्चा जी बता दो एक बार, पूरा लिख देते हैं। 28,80,000, तो ये आ गया होगा 2,68,80,000। कितना आ रहा है 4%? 1 नहीं आ रहा होगा। 10,75,000 ले रहे बच्चे? ओके, आइए ना सर। अब एक हेडिंग डालिए, बस छोटी छोटी बातें और करूंगा। अगली क्लास में हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर पूरा खत्म होगा। सर्चा सारा हो चुका भाई। मिलती है पर वो वैसी कैलकुलेशन आएगी नहीं, तो इंडिविजुअल लेवल पे ही आएगी। समझ रहे? मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन वो है ना, मार्जिन का कॉन्सेप्ट इंटैक्ट है, वो फर्म को भी मिलेगी। वो अगर फर्म का होता मान ले 1 करोड़ 1, ठीक है, तो उस पर भी हम लगाते हैं, पर वो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल की प्रैक्टिस कर। वो तो ये है कि मैं आपको सैलरी दे रहा हूँ तो मैं कुछ डिडक्ट कर रहा हूँ, वो आपका हिस्सा है जो मैं पे कर रहा हूँ। बट दिस इज लाइक ये कंपनीज इनकम है, कंपनी के ऊपर जो बर्डन। देखिए बच्चे, एक ना कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। सर वो पर्सन के अंदर क्यों नहीं लिखा? हाँ, उसमें नहीं लिखा। देखिए, एक ना कोऑपरेटिव सोसाइटी और होता है, तो सर उसका टैक्सेबिलिटी कैसे होती है? अलग होता है बच्चे। ठीक है, तो आप एक हेडिंग डालेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, और मैं उसका पहले आपको स्लैब रेट लिखवाऊंगा, और इसका बड़ा ही अजीब सा स्लैब रेट है, 0 to 10,000 10%, एंड 20,000 अबव इज 30%। देखो कोई माफ नहीं है ऐसा। देखो तो ना, पहले 2.5 लाख माफ या कुछ। अब देखो 0 to 10,000 कितना है इसका? 10%। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। अब सर अगर आप इतनी बात कर रहे हो तो सरचार्ज की भी बात कर लो। हाँ, तो लिख लो। सरचार्ज 2 चीजों में बटा हुआ है। इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ बट अप टू, ओहो ये तो सेम सेम सा है ना, वो कंपनी में जैसे था। और दूसरा क्या हो जाएगा? इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 10 करोड़। अच्छा जी, तो या तो 7% या तो 12। पहले था सीधा सीधा 12% था, वो भी 1 करोड़ के ऊपर। फिर इनके ऊपर रिसेंटली अमेंडमेंट आई है 1-2 साल पहले, जो इसको भी एट पार कर। अच्छा सर, और भी तो बताओ। हाँ तो बेटे, और क्या बताने का है? HEC 4% लगेगा बस, इससे ज़्यादा थोड़ा ना आपको कोई टर्म पता होती है। स्लैब भी बता दिया, सरचार्ज भी बता दिया, और HEC भी बता दिया। और अगर आपको इतनी बात क्लियर है, बहुत कोने की बातें कर रहा हूँ बेटे अब आपके साथ। अगर आपको इतनी बात क्लियर है, तो अगर मैं आपको बोलूँ द टोटल इनकम है 6 लाख, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, टैक्स निकाल दीजिए। थोड़ा सा स्लैब का रिवीजन भी हो जाएगा बच्चों का। 6 लाख कमाया, पहले 10,000 पे 10% लगेगा,
फिर अगले 10,000 पे कितना लग रहा है? 20%, और उससे आगे जितना भी है पे 30%। सर्चार्ज तो नहीं लगेगा बिकॉज मैंने इनकम कम रखी है, 6 लाख रखी है ना। वो तो तब लगता है जब 1 करोड़ से ऊपर होता है। हाँ 30%। आइए निकालते, बिल्कुल मैं भी एक बार निकालता हूँ क्योंकि तो भाई अगर 6 लाख कमाया है तो पहले 10,000 पे 10% मीन्स कितना आया होगा? 1,000। देन 10,000 टू 20,000 का मतलब क्या होता है बताओगे? इसमें नेक्स्ट 10,000 गए, मतलब यू स्टार्टेड फ्रॉम 10,001 एंड यू स्टॉप्ड एट 20,000, तो कितना परसेंट है बेटा? 20। तो इस बैग के अंदर बैग होता था ना, ये बैग 1, बैग 2, बैग 3, पहले बैग में 10,000 गए, दूसरे बैग में कितने गए? 10,000। कितना परसेंट? तो 10,000 का 20% क्या हो गया? और सर आंसर आ रहा है 1,84,080 ये यार है 1,84,080 रुपीज। हाँ ये यार ठीक है। और 20,000 से लेके 6 लाख, अब कितना गया इस बैग में? 5,80,000 है ना। 5,80,000 का 30% कितना है बच्चे? सर 1,74,000। ओके, और ये टोटल आ जाएगा आपका, एंड रिबेट तो है नहीं है ना, सरचार्ज भी नहीं है, सीधा HEC जोड़ दूं, HEC एट द रेट ऑफ 4%, 7080, और कितना आ गया आपका? 1,08,000। ये सब क्लियर है ना? ओके। कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत कोने का, कभी ऐसे आता नहीं है, लेकिन यू नेवर नो, मतलब एटलीस्ट आपको स्लैब रेट और वो थियोरेटिकली ये प्रोविजंस तो पता होने चाहिए। ठीक है बच्चे, तो मेरे हिसाब से सही है। नेक्स्ट क्लास में हम ख़त्म कर देंगे, 1-2 थ्योरी और सुनोगे या? ठीक है ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है, इससे ज़्यादा और ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जिन बच्चों का अभी बच्चे आपने कोई भी क्लास मिस करी है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ये वाली क्लास हमारी क्लास नंबर 4 है। ठीक है, तो 1, 2, 3 देखना ज़रूर है, प्रॉपरली नोट ज़रूर बनाने हैं, वरना आपका कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, वो आगे कभी ना कभी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है अर्जेंटली नहीं देखना, इतना कनेक्टेड नहीं होगा, लेकिन आपके पास एक ट्रैक होना चाहिए कि भाई ये जो चैप्टर चल रहा है, आप ये कह सकते हैं नेक्स्ट क्लास में खत्म है, तो इंट्रोडक्शन की मेरी टोटल कितनी होंगी? 5 क्लासेस। ठीक है, तो ये 4th क्लास थी, अगली क्लास में आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, और पहले वाला आपने कवर भी करना। ठीक है बच्चे, ओके, तो यहीं तक रखेंगे।